एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, ये बाल विकास की तीसरी क्लास है और अगर आपने इसके पहले की 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, पहले आप जाके उनको देख कर आइए, फिर इसको देखिएगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप संबंध पैदा कर पाएंगे, इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और जोड़ पाएंगे। तो बात करें इस क्लास के अंतर्गत हम बात क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम बात करेंगे विकास के कुछ सिद्धांत और नियम के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इसके कुछ आधार भी होते हैं विकास के, और विकास के रूप के बारे में यहाँ पे हम बृहद रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करें यहाँ पे विकास के सिद्धांत और नियम के बारे में देख लेते हैं। तो शारीरिक व मानसिक विकास के कई सिद्धांत और नियम हैं जिन्हें जानने से बाल विकास अध्ययन में क्या होती है, सरलता होती है। जैसे पहला ही आपका सिद्धांत आ जाता है कि मस्तिष्क धोमुख सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, पहले सिर बनता है और बढ़ता है, बाद में धड़, हाथ और अंत में पैर। ठीक है। दूसरा जो आपका सिद्धांत आ जाता है वो आ जाता है निकट से दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है और केंद्र से दूर के अंगों का विकास जो होता है वो बाद में होता है। जो आपका तीसरा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा सिद्धांत जो आपका आ जाता है सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत। ठीक है। प्रजननिक मनोविज्ञान जेनेटिक साइकोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की सृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की वृद्धि और विकास होता है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि जो एक मोटा बेस तैयार होना होता है वो पहले तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो वर्क होता है वो क्या होने लगता है, अंग विशेष पे काम करने लगता है। जैसे आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, आप उसका बेस बनाना चाहेंगे। मतलब आप जा करके उसका क्या करेंगे, पहले सिलेबस निकालेंगे। अब सिलेबस आप एक मोटा निकाल लिए, उसमें आपने देख लिया कि किन किन चीज़ों पे हमें पढ़ना है। तो अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो अब क्या करेंगे, आप अंग विशेष पे काम करने लगेंगे। अर्थात अब आप देखने लगेंगे कि जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है। फिर आप जियोग्राफी पहले कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर साइंस कवर करेंगे, तो और फिर उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो यही चीज़ जो है इसमें बता रहा है कि पहले इसमें क्या होता है, मोटा एक सिलेबस तैयार हो जाता है, एक मोटा आप समझ सकते हैं कि बेस तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये अंग विशेष पे विकास होना स्टार्ट होता है, हाथ में, पैर में, फिर धीरे धीरे करके आँख, नाक, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बनना स्टार्ट होती हैं। ठीक है। जो आपका चौथा आ जाता है वो जाता है विवेकपूर्ण का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार मानव प्राणी की विवेकशीलता का क्रमिक विकास उसके प्रयोगों में निहित होता है। अब आदमी कोई चीज़ अगर प्रयोग कर रहा है, मान लो कोई चीज़ आप करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको समझ लो कि एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया आप। ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना स्टार्ट किए तो अब आप एक तरीके का प्रयोग ही तो कर रहे हैं। तो आपने स्टार्ट किया, अब आपने पेपर देकर आए, मतलब समझ लो 1 साल आपने तैयारी की, फिर आप पेपर देकर आए, किसी कारणवश आपका नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर आपने पेपर दिया तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि हाँ, अगर मेरा ये पोर्शन मजबूत होता तो शायद मैं सिलेक्ट हो सकता था। तो अब क्या हुआ, आपने उस चीज़ों को सुधारा, उन चीज़ों में क्या किया, विकास किया। अगली बार पेपर जब देने गए आप तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीका का विकास हुआ। और किस तरीके से हुआ, विवेक क्या हुआ, आपका विवेकपूर्ण प्रयोग था आपका, मतलब स्वयं से ही आपने क्या किया, उन चीज़ों में सुधार किया। अगर बात करें 5वां नंबर में प्यारे दोस्त, वो आ जाता है सुधार का नियम। ठीक है। विकास स्वयं सुधार होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विकास होता है वो खुद ही एक सुधार है। जैसे आपने कोई चीज़, आप मान लो कि कोई काम कर रहे हैं, स्टार्ट किया काम। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि आप उस काम में फेल हो गए। जैसे अभी आप एसएससी की ले रहे थे, वैसे समझ लो कि एसएससी का उदाहरण ही ले लें कि एसएससी की तैयारी आप कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि आपने उन चीज़ों को किया अच्छे से, अभी आपको गलती पता चली, पेपर जब आपने दिया आपको समझ में आया कि इन चीज़ों में हमें सुधार करनी चाहिए। तो आपने जब सुधार किया, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, तो अभी आप यही तो किए, तो वो सुधार खुद ही क्या हो जाता है, एक विकास होता है। ठीक है। वास्तव में मनुष्य का यह गुण है कि अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। तो मनुष्य का जो ये गुण होता है कि वो अपने पर्यावरण, मतलब जहाँ पे वो रह रहा है,
अगर बालक हॉस्टल में रह रहा है तो उसके ऊपर पूरे हॉस्टल का जो एक दिनचर्या होती है, जैसे रात को 12 बजे सोना, सुबह 10 बजे उठना, तो उसके ऊपर उस चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। अगर वही बालक जो है घर में रह रहा है तो उसकी जो दिनचर्या होगी वो थोड़ा अलग हो जाएगी। रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में खा पी के सो जाना, सुबह 5 से 6 के बीच में उठ जाना। तो ये क्या होता है, जो अपने पर्यावरण में रहता है वहीं से सब कुछ सीखता है और ग्रहण करता है, इसके फलस्वरूप उसमें सुधार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी सुधार के अंतर्गत। ठीक है, जो छठवां आपका आ जाता है वो आ जाता है सहसंबंध और सहगठन का नियम। ठीक है, इस सिद्धांत, इसमें क्या होता है, विकास वास्तव में एक क्रमिक प्रक्रिया है। मतलब जो विकास है ये क्या होती है, एक के बाद एक होती है। बालक पहले किशोरावस्था में, फिर पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इन तरीकों से चलता है। मतलब क्रमिक प्रक्रिया है, एक के बाद एक होता है। इसीलिए प्राणी के सभी अंग, मस्तिष्क, बुद्धि, हृदय आदि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आदमी मान लो बाल्यावस्था में है तो अब उसमें जो विकास होगा वो सारे अंगों में होगा एक तरीके से। अब वो मान लो कोई काम करेगा तो उसमें जैसे उसको मान लो कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है तो उसके दिमाग में कोई चीज़ आया खाने के लिए, अभी दिमाग काम कर रहा है, फिर वो उस जगह से उठा। ठीक है, अब क्या पूरी बॉडी काम करना स्टार्ट कर दी, चल के गया, दोनों पैर उसके काम किए, किसी चीज़ को उठाया, हाथ काम किए, उठा के खा लिया, अब मुंह काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपस में एक संबंध रखती हैं और ये सारी चीज़ें मिलजुल के अपना काम करती हैं। ये सह संबंध और सहगठन का सिद्धांत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है, जो आपका सातवां नियम आ जाता है, सातवां सिद्धांत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है भिन्नता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि हर एक प्राणी का विकास अलग अलग होता है, हर एक अवस्था में इसी प्रकार का नियम पाया जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कहना चाहता है कि जो हर एक प्राणी होता है, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो हर व्यक्ति पैदा होने के साथ क्या होता है, जब उसका विकास होने लगता है तो सबका अलग अलग विकास होता है। ऐसा नहीं कि सभी एक ही तरीके से डेवलप करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नौकरी, उनका जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा नौकरी वाला होता है, कुछ लोग होते हैं बिजनेसमैन वाला होता है, और कुछ लोग होते हैं फ्री माइंड होते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है, अपना अलग अलग विकास होता है। आपका विकास एक अलग तरीके से हो रहा है। समझो आप अभी कितने, मान लो 20-22 साल के बच्चे हैं, ठीक है, 20-22-25 साल के हैं, तो आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और एक ही आपकी उम्र का ही लड़का क्या 8 साल से या 5 साल से नौकरी कर रहा होगा कहीं पे, तो अभी उसका विकास अलग हुआ, आपका विकास अलग हुआ। और ये जो है हर अवस्था पे लागू होता है। बाल्यावस्था में भी वो हो सकता है तुमसे आगे रहा हो, या हो सकता है आप उनसे आगे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हर अवस्था में लागू होती हैं। अगला जो आपका आठवां सिद्धांत आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है सरल से जटिल का सिद्धांत। इसका तात्पर्य है कि पहले बालक सरल चीज़ों को करता है और बाद में वह जटिल चीज़ों को करता है। यह सिद्धांत विभिन्न क्रियाओं में लागू होता है। अब इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सरल से जो जटिलता का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि आपने कभी ना कभी तो गेम खेला होगा, ठीक है, आप लोग गेम खेले होंगे अपने मोबाइल में, या फिर समझ लो चेस वगैरह खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, लेवल फिक्स कर दिया जाता है। तो फर्स्ट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, जो आप काफ़ी कम समय में कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है आपको समय ज़्यादा लगता है, और आपके लिए ये जो बुद्धि का जो प्रयोग होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, फिर वही चीज़ क्या हो जाती है, एक बृहद रूप ले लेता है, और आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में घंटों लगने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, यही चीज़ बता रहे हैं कि जो बालक होता है वो पहले छोटी छोटी चीज़ों को करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे वो पहले रेंगना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट करता है, फिर चलना, फिर उसके बाद दौड़ना। तो ये क्या होता है कि पहले सरल काम करता है, फिर उसके बाद जटिल कामों को करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विकास के कुछ आधार हैं। ठीक है, विकास के क्या हैं, कुछ आधार हैं, फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे इसमें एक तो आपका आ जाता है अनुवांशिकता, और दूसरा आ जाता है पर्यावरण। ठीक है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया का उद्यान होता है। ठीक है, इस तथ्य से विकास के आधार का, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, विकास के आधार का संकेत मिलता है। विकास के दो आधार हैं। ठीक
ठीक है। अगर देखें तो विकास के कितने आधार हैं मेरे प्यारे दोस्त, 2 आधार हैं। एक है आपका आनुवांशिकता और दूसरा क्या है, पर्यावरण। बालक 2 जगह पे 2 तरीके से क्या करता है, विकास करता है। पहला तो उसके आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है और दूसरा उसके पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब आपकी आनुवांशिकता है क्या, तो आनुवांशिकता से तात्पर्य है, मनोवैज्ञानिक अर्थ में आनुवांशिकता का तात्पर्य होता है वे सभी शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक लक्षण और गुण जो माता पिता से पुत्र पुत्रियों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। अब इसका मतलब समझ लो, जैसे कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जो बात बात पे इमोशनल हो जाता है। समझो वो क्या, अगर उसको कोई चीज़ बताया वो तुरंत रोने लगा, दुख की बात बताई रोने लगा। या कोई लड़का ऐसा है जो छोटी छोटी बात को, अगर थोड़ी भी हंसने वाली बात है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हंसने लगता है। तो वो क्या होता है, मान लो उससे पहले उसके पिता के अंदर वो गुण रहा हो, उसके पिता भी उसके पिता को भी छोटी सी कोई मजे की बात बताओ वो जोर से हंसने लगे। वही चीज़ क्या आ गया, उसके बेटे के अंदर गुण आ गया, अब वो उनके बेटे के अंदर भी गुण आ जाएगा। तो यही चीज़ क्या होती है, आनुवांशिकता होती है। जब माता पिता का कोई गुण जो है बच्चे के अंदर आ जाए तो वो हो जाता है आनुवांशिकता, ठीक है। तो ये हो जाता है आपको आनुवांशिकता। जेम्स ड्रेबर ने आनुवांशिकता के संबंध में लिखा है कि आनुवांशिकता माता पिता के से संतान को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण है, ठीक है। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं का कुल योग, मतलब वो कह रहे हैं कि जो माता पिता के अंदर गुण हैं वो सीधा बेटे के अंदर सीधे चले जाएं, हस्तांतरित कर दिए जाएं, एक के बाद दूसरे को दे दिए जाएं। वही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आपके जेम्स ड्रेबर, ठीक है। तो दूसरा जो आपका आ जाता है आधार मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट का हमारा तात्पर्य जो है वो है कि आप समझो, अब वातावरण, इन्वायरमेंट देख लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। विकास का दूसरा आधार पर्यावरण होता है। साधारण भाषा में हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक, मनुष्य और संस्थाएं हैं और जिनका प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। अब समझो, जैसे बालक कोई जो है वो पैदा हुआ, अब जब पैदा होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक तो अपने माता पिता से उसने आनुवांशिकता ले ली, वो विकास हो गया आपका, वो डेवलपमेंट होगा, जो उसके गुण प्राप्त हुए अब वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। और दूसरा वो किस माहौल में रह रहा है, जैसे आप हो, आपके घर का लड़का जो है वो पैदा हुआ तो उसको अभी छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, रटाया जा रहा है, गाने सुनाए जा रहे हैं, नाचना गाना सिखाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से कोई गाना बजा दिया, बाबू नाचो, ये सारी चीज़ें। और एक बच्चा वो भी होता है जिसकी माँ काम करती है दूसरे के घर पे, आप समझ सकते हो, उसकी माँ क्या कर रही है, दूसरे के बच्चे को पाल रही हैं और उसका खुद का बच्चा जो है वो वैसे सीधा पड़ा रहता है, खुद से वो खेलता है, खुद से हंसता है, उठता है, गिरता है, चलता है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद से सीखता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसके पर्यावरण का मतलब, ये अब उसके पर्यावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। आपके घर का लड़का एक अलग तरीके से विकसित होगा और वो लड़का जो है वो अलग तरीके से विकसित होगा, ठीक है। इसे बताते हुए बोरिंग लैंगफेल्ड कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी व्यक्ति के पर्यावरण में उत्तेजना का कुल योग शामिल होता है और वह अपने गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होता है। पर्यावरण वह सब कुछ होता है जो उसके जीन्स को छोड़कर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इन्होंने कहा है कि जो पर्यावरण होता है, जैसे आप समझो, ये कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी व्यक्ति के पर्यावरण में उत्तेजना का कुल योग शामिल होता है। मतलब अब वो आदमी कैसे, अभी समझो किसी के घर के लोग, सभी लोग सरकारी नौकरी कर रहे हों, ठीक है, मान लो 5 लोग हैं जिसमें से 4 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो पांचवे का भी दिमाग काम करेगा कि मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, समझ रहे हो। अभी उसका दिमाग क्या काम करेगा, चाहिए, क्योंकि उसको जो उत्तेजना मिल रही है उसके पर्यावरण से मिल रही। भाई उसके चाचा, उसकी बुआ, उसके पापा, उसकी बहन, सभी लोग क्या हैं, सरकारी टीचर हैं, तो अब ये भी सरकारी टीचर बनना चाहेगा। ये उसके पर्यावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने कहा है कि जीन्स को, किसी मनुष्य के जीन्स को छोड़कर जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वो पर्यावरण की होती हैं, ठीक है। ये किसने आपके कहा है, तो कहा है बोरिंग लैंगफेल्ड ने कहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, विकास के कुछ रूप होते हैं, ठीक है। विकास के, एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए, हाँ अब देख सकते हैं आप, ठीक है। देखें, विकास कई रूपों में होता है। मनुष्य को जन्म से शरीर और मन, ये 2 तत्व मिलते हैं
अस्तु इनसे संबंधित विकास होता है। इस विचार से शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके दो विकास होते हैं। पहला तो उसका शारीरिक विकास होता है, मतलब वो ग्रोथ करेगा, उसका जो बॉडी है वो बढ़ेगी। और दूसरा जो होता है उसका मानसिक विकास होता है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट होता है। इसके अतिरिक्त संवेगात्मक या भावनात्मक विकास भी होता है, जिसका संबंध मनुष्य के भाव, संवेग, अस्थायी भाव, भावना ग्रंथि आदि से होता है। इसके अलावा मनुष्य का क्या एक संवेगात्मक विकास होता है या भावात्मक विकास होता है, जिससे मनुष्य के क्या होता है, उसका इमोशन जो होता है, उसका भाव, संवेग, अस्थायी भाव, भावना ग्रंथि आदि से संबंधित होता है। जैसे अब बालक जो पैदा हुआ, अब वो किस प्रकार का रिएक्शन करेगा, उसको कोई चीज़ बताए, दुख की बात बताए, वो रोने लगा। कुछ होते हैं सुनते हैं, अच्छा ऐसा बात है, उन चीज़ों पे आराम से काम लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी काम ले लेते हैं, बिना सोचे समझे काम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है संवेगात्मक विकास। ठीक है, बात करें बालक में चौथा जो विकास होता है वो हो जाता है सामाजिक विकास, जो परस्पर मेल जोल से होता है। बालक में क्या सामाजिक विकास होता है कि लोगों के साथ कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये जब आदमी लोगों से मिलता जुलता है तभी उसके अंदर क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। समाज के साथ साथ रहने के कारण नैतिक विकास भी होता है। ठीक है, तो वो क्या समाज के साथ साथ जैसे समाज में रह रहा है तो उसके अंदर का उसको नैतिक विकास हो जाते हैं, जिसको जैसे जो उचित अनुचित के संबंध रखता है। ठीक है, दूसरे क्षेत्र में जहाँ आर्थिक क्रिया करना अथवा राजनीतिक कार्यों में भाग लेना पड़ता है, वहाँ फलस्वरूप मनुष्य का आर्थिक विकास तथा राजनीतिक विकास होता है। मतलब अब मनुष्य समझो, यहाँ पे क्या होता है कि जब आदमी समाज में लोगों से मिलने जुलने लगा, सामाजिक विकास उसका हुआ। ठीक है, अब वो उन लोगों से बोल रहा है, कैसे बोलेगा, अपनी बातों को किस प्रकार से रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को हर्ट पहुंचे, जिससे दूसरों को दुख ही हो। तो इन चीज़ों को जो होता है वो उसका नैतिक विकास हो जाता है। फिर मनुष्य क्या करता है कि लोग पार्टियों में भाग लेने लगते हैं। ठीक है, क्या जैसे कोई राजनीतिक पार्टी है, वहाँ पे जाके वो लोग क्या करने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं। और क्या करने लगते हैं कि जैसे एक तरीके से समझो कि आर्थिक क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे चंदा वंदा लगा के अपना कोई काम करने लगे। तो इन सारी चीज़ों से उसके अंतर्गत क्या आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास भी होता है। ठीक है, बात करें अंत में समाज में रहकर कर्तव्य पालन एवं कुछ संबंधित नियमों और मान्यताओं का प्रतिपालन भी करना पड़ता है, जो मनुष्य के विकास का एक अंग है। और ऐसे विकास को धार्मिक एवं तथा आध्यात्मिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है कि मनुष्य जब समाज में रहने लगता है तो उसको कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके कुछ एक तरीके से समझो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो उसको मानना ही पड़ता है। जैसे आप हो तो दीपावली हुई तो सबके यहाँ दीप, अगर वो क्या बोलते हैं मोमबत्ती जलाएगी तो तुमको भी जलाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं जो उनको मानना ही पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है, उसका जो है धार्मिक या आध्यात्मिक विकास जो है उसी से हो पाता है। ठीक है, तो क्या इन सबसे मनोविज्ञान का संबंध होता है और इन क्षेत्रों के विकास का अलग अलग मनोविज्ञान भी है। मतलब इन सभी क्षेत्रों को अगर हम पढ़ें तो इनको एक अलग अलग टॉपिक में भी हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इनके कुछ अलग ही नियम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको समझ में आया हो, जैसे विकास के रूप के बारे में और क्या विकास का जो आधार है उस सारी चीज़ों के बारे में, और विकास के जो नियम और सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो मेरे प्यारे दोस्त फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।